ओके बेटा जी। तो क्या टॉपिक चल रहा है अपना? इलेक्ट्रिक डायपोल यार हम लोग कर रहे हैं। करते करते इसमें भी काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। वी हैव कैलकुलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। एक्सियल लाइन भी कर लिया, इक्वेटोरियल लाइन भी कर लिया। ओके, उसके रिजल्ट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। वो भी हम फाइंड करेंगे, एक्सियल और इक्वेटोरियल। उसके साथ साथ एनी पॉइंट वाला भी केस करेंगे। ओके जी। तो हमने देखा एक डायपोल अपने पास, उसके एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज 2 kp डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू आर। स्पेशल केस में ये एक्सियल बन जाता था 2kp डिवाइडेड बाय आर क्यूब। इक्वेटोरियल वाला इट वाज kp डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। स्पेशल केस में ये था kp डिवाइडेड बाय आर क्यूब। पिछली वीडियो देखो, रिवाइज करो। ओके, लास्ट वीडियो देखो और इसको क्या करो, रिवाइज करो। अगली बात पोटेंशियल। तो फिर से देखो जी, अपना एक डायपोल है। ओके जी, माइनस प्लस ये इसका सेंटर होगा, ये 2a इसकी लेंथ होगी, ये कहीं पर एक्सियल पॉइंट यहाँ पर ले लो, इस लाइन पे तो इक्वेटोरियल पॉइंट हो जाएगा। कहीं और ले लो, कहीं पर भी वो एनी पॉइंट हो जाएगा। बेटा हमने यहाँ पे फील्ड फाइंड किया, यहाँ पे फील्ड फाइंड किया, यहाँ पे फील्ड फाइंड नहीं किया, बस इसके रिजल्ट डिस्कस कर लेंगे। पहले एक बार क्या कर लेते हैं, एक्सियल, इक्वेटोरियल और एनी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते हैं जरा। ओके जी। तो पोटेंशियल वाला स्टार्ट किया हमने, एक एक कर करते हैं। फर्स्ट केस है, पहला केस, टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at any axial point of the dipole। इजी काम है, वैसे ही हो जाना है इसने। तो एट एनी एक्सियल पॉइंट ऑफ द डायपोल, तो ये है जी नेगेटिव चार्ज, ये है जी पॉजिटिव चार्ज। ओके, डायपोल चार्जेस क्यू एंड क्यू हो गए। ये अपना एक्सियल लाइन हो गई। इस पॉइंट पे हमने पोटेंशियल फाइंड करना है। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया, इसका सेंटर होता है पता है सबको, लेंथ 2a लेनी है। और डिस्टेंस अपने कहाँ से नापना होता है, फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से मान लो अपने पॉइंट बी का डिस्टेंस कितना था, आर था जी। नो, सिंपल सी कहानी, पोटेंशियल का फार्मूला याद होना चाहिए। एट पॉइंट पी पहले किसका पोटेंशियल होगा, प्लस वी पॉजिटिव वाले चार्ज का, फिर किसका फाइंड करेंगे, नेगेटिव वाले चार्ज का। चेक कर लो जी, फार्मूला पोटेंशियल का होता है के क्यू डिवाइडेड बाय आर। तो इस जगह पर के आया, चार्ज की जगह क्यू आया, और आर यानी ये डिस्टेंस, इस चार्ज का डिस्टेंस लेंगे ना, ये डिस्टेंस आप चेक कर सकते हो, ये टोटल है आर। इसमें से ए निकालोगे तब जाके ये वाला आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, दैट विल बी आर माइनस ए। चेक कर सकते हो, ये वाला डिस्टेंस होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक चाहिए ना, ये डिस्टेंस बनेगा आर माइनस ए। ओके, जब इसका पोटेंशियल यहाँ पे फाइंड कर रहे होंगे तो ये टोटल डिस्टेंस चाहिए होगा। अब ये ए है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, आर प्लस ए आ जाएगा। तो चेक करो जी, इसका पोटेंशियल यहाँ पर के क्यू डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस आर माइनस ए। स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन इसकी होती नहीं है। चेक कर लो जी, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल इस जगह पर के क्यू डिवाइडेड बाय आर प्लस ए। इसके आगे कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए।
स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, देयरफॉर नेट पोटेंशियल, डायरेक्शन तो कोई होती नहीं है भाई, इसके साथ साइन कैसा लगेगा, नेगेटिव लगेगा, क्योंकि ये वाला चार्ज कैसा है, नेगेटिव है। तो नेट पोटेंशियल दोनों का सम कर दो, सिंपल वाला सम, V प्लस प्लस V माइनस, ओके जी। इट विल बिकम V इक्वल टू, इट विल बिकम V इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करो भैया, K बाहर आ गया, Q भी बाहर आ गया, ब्रैकेट में बचेगा 1 डिवाइडेड बाय, पहले ये लिखेंगे R माइनस ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय R प्लस ए, ओके। V इक्वल टू आ गया K Q, यहाँ बनेगा R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऊपर चेक कर सकते हो, ये वाला यहाँ आ जाएगा, एलसीएम लिया, R प्लस ए माइनस R माइनस ए, इट बिकम्स नाउ V इज इक्वल टू K इंटू क्यू, यहाँ पे आ गया R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बना जी, ए से ए चेक करो, ऐड हो जाएंगे, R से R कट जाएंगे, खोल के देख लो, ये बन जाएगा 2A, ओके। इसको थोड़ा सा सॉल्व किया तो V इक्वल टू बन जाएगा 2QA, P बन गया, ये बन गया KP डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बेटा चेक कर लो, दिस इज पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एनी, कौन सा पॉइंट था, एक्सियल पॉइंट, ओके। सो दिस इज अवर रिजल्ट, KP R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, KP डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सिंपल यार, कुछ नहीं, छोड़ो, अपने आप करते रहना, नोट्स बनाओ, कंप्लीट करो। नेक्स्ट थिंग, पोटेंशियल एट एनी एक्सियल पॉइंट के बाद अगली बात है टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी इक्वेटोरियल पॉइंट। तो सेकंड केस भी कर ही लो, कुछ नहीं है, एट एनी इक्वेटोरियल पॉइंट, तो पोटेंशियल एट एनी बेटा इक्वेटोरियल पॉइंट, फिर वही डायपोल, फिर वही इक्वेटोरियल लाइन, ये आ गया अपना पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। डायपोल में चार्जेस क्यू लेने हैं, ए, ये इक्वेटोरियल लाइन, इसके ऊपर जहां मर्जी मैंने पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट है, मान लो मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। और बेटा इसका पोटेंशियल फाइंड करने के लिए मुझे ये डिस्टेंस चाहिए होगा, x मान लिया, इसका पोटेंशियल नेगेटिव वाले का फाइंड करने के लिए P पर भी डिस्टेंस चाहिए होगा, बेटा सिमेट्री के हिसाब से ये x है तो ये भी x आ जाएगा, ओके। सेंटर से पॉइंट P की दूरी क्या मान लेते हैं, R मान लेते हैं। सो एट पॉइंट P पहले पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल लिखते हैं, पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल लिखा KQ बाई एक्स, 1 मिनट में ख़त्म हो जाना है, तो नेगेटिव वाले का लिखा माइनस KQ बाई एक्स, चेक कर लो, डिस्टेंस सेम है, देयरफॉर भैया ध्यान से देखना, इक्वेटोरियल पॉइंट पर ये एक्सियल था, पोटेंशियल कितना आ गया, ये तो सेम ही है, चेक करो, 0 आ गया तो 0 ही आना था भाई, 0 ही आना था। इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होता है, हमेशा 0 होता है, 0। तो नोट करने वाली वैसी बात है कि एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन, अच्छा हम इसको इक्वेटोरियल प्लेन ही बोल दें तो भी चलेगा, क्योंकि अगर बेटा यहाँ पे प्लेन भी बना लिया जाए ना, यहाँ पर जो इसको परपेंडिकुलरली काटता है, परपेंडिकुलरली काटने वाला अगर इस पे एक प्लेन भी बना लिया जाए, उसके भी हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या आएगा, 0 आएगा। सो एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन या प्लेन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0 जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। तो एक्सियल पे भी हो गया, इक्वेटोरियल पे भी हो गया। नो नेक्स्ट टारगेट जो मेन है,
नेक्स्ट हेडिंग इज टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट। अगली बात है पोटेंशियल कहाँ फाइंड करना है, एट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट, मतलब पॉइंट जो है ना तो एक्सिस पे है ना ही इक्वेटोरियल पे, कहीं पे भी हो सकता है। तो लेट्स सी, थोड़ी लंबी डेरिवेशन जाएगी, ध्यान देना पड़ेगा। ओके, हेडिंग डाल लो, टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल एट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट। ओके, एट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट इलेक्ट्रिक potential due to the dipole at any arbitrary point। arbitrary मतलब कहीं पे भी हो सकता है भाई। तो जल्दी जल्दी देखते हैं, खत्म करते हैं इसको। मान लिया जी हमने, ये है अपना इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक डायपोल। थोड़ा छोटा बनाना था यार, कोई बात नहीं, चलो बन गया। दिस इज नेगेटिव चार्ज, ये हुआ अपना पॉजिटिव चार्ज। डायपोल थोड़ा छोटा रहे तो बढ़िया रहता है। ओके जी यार, ये इसका सेंटर, ये ए। तो गिवन में क्या आ गया, गिवन में अपने पास है इलेक्ट्रिक डायपोल। लिखना होता है ना, लेटेस्ट कंसिडर वाली बार, लेटेस्ट कंसिडर इलेक्ट्रिक डायपोल। तो गिवन में इलेक्ट्रिक डायपोल आ गया जिसके पास चार्जेस है प्लस माइनस क्यू, जिसकी डायपोल मोमेंट है 2qa, क्योंकि बीच में डिस्टेंसेस इसके 2 है। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव लेनी होती है, वो आपको पता ही है। ओके जी, तो पहली लाइन, लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल एज शोन इन फिगर हैविंग चार्जेस प्लस माइनस क्यू, डायपोल मोमेंट 2 इंटू क्यू इंटू ए। ओके, अगली बात कि नाउ लेट P इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमारा P जो है वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल। तो P हुआ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एट ए डिस्टेंस r। P कहाँ है, एट डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर ऑफ द डायपोल एंड at an angle theta with dipole moment। जो पॉइंट P है उसका जो पोजीशन वेक्टर है r एंड जो डायपोल मोमेंट है P, उनके बीच में एंगल थीटा मानेंगे। ये तो डायरेक्शन ऑफ r हो गई भाई, ये होगी डायरेक्शन ऑफ P, नेगेटिव टू पॉजिटिव लेनी होती है ना, तो ये डायरेक्शन ऑफ P हो गई, वो डायरेक्शन ऑफ R हो गई अगर उसको वेक्टर मान लें। इसके बीच का एंगल क्या हुआ, थीटा हुआ, तो थीटा इज एंगल बिटवीन R एंड P। ओके, तो थीटा विद डायपोल मोमेंट R एंड ओके सेंटर ऑफ द डायपोल एंड एट एन एंगल थीटा विद डायपोल मोमेंट, यानी R एंड P आर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा। ओके जी, तो ये गिवन में आ गया सब कुछ। सिचुएशन है, यहाँ पर क्या फाइंड करना है आपने, पोटेंशियल। अब बेटा यहाँ पोटेंशियल फाइंड करोगे तो पहले तो पॉजिटिव वाले चार्ज का पोटेंशियल आएगा, फिर नेगेटिव वाले चार्ज का आएगा। अब पॉजिटिव वाले चार्ज का पोटेंशियल फाइंड करने के लिए ये डिस्टेंस चाहिए होगा, नेगेटिव वाले चार्ज का पोटेंशियल फाइंड करने के लिए ये वाला डिस्टेंस होगा। इसको मैंने A मान लिया, इसको मैंने B मान लिया, इसको बेटा PB रखूंगा, इसको PA रखूंगा। ओके जी, तो शुरुआत कर दी हमने कि पहला स्टेप, इसके बाद सारे इंट्रोडक्शन लिखने के बाद पहला स्टेप कि पोटेंशियल एट P ड्यू टू
पॉजिटिव चार्ज क्या आएगा जी, इट विल बी के क्यू डिवाइडेड बाय पी बी। चेक करो, पॉजिटिव चार्ज यहाँ है ना, के क्यू डिवाइडेड बाय पी बी। सिमिलरली जो V माइनस होगा वो होगा के क्यू डिवाइडेड बाय पी ए। चेक कर सकते हो, नेगेटिव आएगा। देयरफॉर जो नेट पोटेंशियल आएगा, के आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, नीचे क्या आएगा, के इंटू क्यू 1 बाय के आ गया, क्यू आ गया। पहले पॉजिटिव वाला लिख रहा हूं पी बी, क्योंकि बेटा मैग्नीट्यूड में यही ज़्यादा होगा ना, इस पॉइंट से पॉजिटिव नज़दीक है तो नेगेटिव मैग्नीट्यूड में कम आएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाला ज़्यादा आएगा। तो मैंने पहले यही लिखा है 1 बाय पी बी माइनस 1 बाय पी। ओके ठीक है यहाँ तक चलो, लेकिन बेटा ये रिजल्ट नहीं है, इसको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। ओके जी, उसके लिए हमने क्या किया, इस लाइन को एक्सटेंड करना है, एक यहां से हमने क्या डालना है परपेंडिकुलर, एक यहां से क्या डाल देना है परपेंडिकुलर। इसको m मान लेना है, इसको क्या मान लिया n मान लिया। ओके अब देखो बेटा, हमने डायपोल बनाया थोड़ा बड़ा, बट एक्चुअली ये होता है शॉर्ट शॉर्ट शॉर्ट। ये जितना a और b पास आते जाएंगे उतना ही ये कम होता जाएगा ये डिस्टेंस। और फॉर ए शॉर्ट डायपोल ध्यान देना पी बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पी एम आएगा, अभी भी लगी रहा है, लेकिन और छोटा है तो और इक्वल हो जाएंगे ये। तो पी बी को मैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पी एम लिखूंगा और पी ए को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पी एन लिखूंगा। ओके सोचना है इसको, अगर शॉर्ट डायपोल होगा तो जो मैंने बोला है वो पक्के तौर पर आइडियल कंडीशन लगेगी लगेगी। ओके जी, तो वी कैन राइट यहां पर इसको मॉडिफाई करना रिजल्ट को। तो हमने बोला यार इफ डायपोल इज आइडियल वन, यानी शॉर्ट डायपोल है, तो जो पी बी है ना, पी बी इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पी एम। उधर जो पी ए है इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पी एन। ओके जी, अब इसको क्या लिख सकते हो, पी बी को मैंने पी एम लिखा, पी एम ध्यान से देना, पी से लेकर ये सेंटर मान लो ओ, पी से लेकर ओ तक तो आर है बेटे, यहां से लेकर यहां तक आर है। अगर मैं आर में से ये वाली वैल्यू ओ एम निकाल दूं, टोटल आर है यहां से लेकर यहां तक आर है, आर में से ओ एम निकाल दो तो बचेगा क्या, पी एम बचेगा ना, क्योंकि पी एम जो है टोटल है आर, आर में से ओ एम निकाल दो, ध्यान देना चेक कर लेना अपने आप। सो पी एम जो था वो किसके इक्वल आ जाएगा, आर माइनस ओ एम, गलत ना हो जाए बस चेक करना। उधर देखो पी ए पी एन के इक्वल है, पी एन यहां से लेके यहां तक आर हो गया और ये आ जाएगा ओ एन, इट विल बी आर प्लस ओ एन। ओके इसको कर लो मॉडिफाई एक बार। अब ध्यान देना जी, यहां लिखते हैं फिगर के साथ। ओके आपने यहाँ कंटिन्यूटी में यहीं पे लिख देना या पहले कर देना। अब बेटे ये छोटा ट्रायंगल देखता हूं, अगर मैं ओ एम बी राइट ट्रायंगल, इसमें साफ साफ दिख रहा होगा आपको कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो थीटा के सामने वाला ओके 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज होती है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो बेस हो गया ओ एम, ये हाइपोटेन्यूज है ये परपेंडिकुलर, तो बेस ही होगा ना, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो गई ए। यहाँ से चेक कर सकते हो ओ एम इक्वल टू ए कॉस थीटा। इस ट्रायंगल पे आओगे तो चेक करना फिर वही कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसमें बेस ये आएगा,
हाइपोटेन्यूज ये फिर से ए है, तो आप चेक कर लोगे ओ एन भी इक्वल टू ए कॉस थीटा आएगा। चेक जरूर करना, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो ओ एन भी आ गया, उधर ओ एम भी आ गया। ओके, ओ एम इक्वल टू ए कॉस थीटा, ओ एन इक्वल टू ए कॉस थीटा। ध्यान देना जी। तो पी बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पी एम, जो कि आर माइनस ओ एम हो गया। यहां लिखोगे आर माइनस ओ एम यानी ए कॉस थीटा, आर प्लस ओ एम यानी आर प्लस ए कॉस थीटा। होपफुली यहां तक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ओके जी, अब ऊपर वाला स्टेप चेक कर लो। ऊपर वाले स्टेप के हिसाब से ध्यान से, ऊपर वाले स्टेप के हिसाब से वी तो निकला ही हुआ है, बस अब क्या पुट करनी है उनकी यार, वैल्यूज पुट करनी है। ओके, तो हमने क्या किया, कहां पर थे, v इज इक्वल टू के था ही, क्यू था ही, 1 बाय पी बी, 1 बाय पी बी, 1 बाय पी बी, पी बी की जगह आर माइनस ए कॉस थीटा माइनस 1 बाय पी ए की जगह आर प्लस ए कॉस थीटा। ओके, अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो ये बन गया के क्यू, एलसीएम लेना है, लो एलसीएम ध्यान से, एलसीएम लिया तो ये बनेगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। चेक कर लो। ओके जी, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये इधर आ गया आर प्लस ए कॉस थीटा माइनस आर माइनस ए कॉस थीटा। गलत ना देख कर दे, हम स्टेप चेक करते रहना। यहाँ से अगला स्टेप क्या हुआ, v इक्वल टू के आ गया, q आ गया, नीचे तो चलो ठीक है, अब यही आना है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखो, इसको जब खोलोगे तो आ रहा है, ये माइनस आ रहा है, कट जाएगा, ए कॉस थीटा उधर प्लस हो जाएगा, 2a कॉस ऑफ थीटा। अब 2qa, तो कई दिन हो गए करते हुए, ये क्या बनेगा p, 2 इंटू क्यू इंटू ए बन गया p, तो ये बनेगा के पी कॉस थीटा, नीचे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ गया अपना रिजल्ट। ओके, तो v इज इक्वल टू के इंटू पी इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके जी, so this is our final result, k p cos theta divided by r square minus a square cos square theta at any point। तो इसको ध्यान से देखना है जी आपने। अब इसमें नोट डाला हमने, नोट में हमने पहला पॉइंट लिखा, इसमें नोट डाला, नोट में हमने फर्स्ट पॉइंट ये लिखा कि एट एक्सियल पॉइंट, अगर हम कहां पर हैं, एक्सियल पॉइंट है बेटा जी, अगर आप एक्सियल पॉइंट पे हो तो यही आर की डायरेक्शन हो जाएगी, यही किसकी डायरेक्शन है, पी की। ध्यान से सुनो, आर सेंटर से नापना है ना, पॉइंट इधर ही आ गया यार, तो यही आर की डायरेक्शन हो जाएगी। अब उधर तो आर इधर को जा रहा था ना, पॉइंट अगर यहीं आ जाए एक्सेल पे तो आर तो इधर ही चल जाएगा, यही आर की डायरेक्शन हो गई, यही पी की डायरेक्शन होगी, थीटा हो गया 0, यहाँ पे पुट किया कॉस 0, कॉस 0 1 होता है, ऊपर 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी पुट किया कॉस 0, ये भी 1 होता है, तो वी एक्सियल आ गया, के पी, ऊपर के पी बचा, नीचे चेक करो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बच रहा है। ओके जी, नाउ इसलिए दैट्स वाई जो पोटेंशियल है के पी बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया। और आप चेक कर लो, इससे जो सबसे पहले हमने एक्सियल लाइन पे फाइंड किया था, यही वाला रिजल्ट था, मिला लेना। ओके जी, एक और बात सुन लो, फिर अगली बात ये सुन लो कि अगर हमारा पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे होता,
अगर अपना पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे होता तो समझ लो कि ये डायपोल है, ये इक्वेटोरियल लाइन है, और ये जाता, डायपोल मोमेंट यही है, एंगल कितना आता 90 डिग्री। तो इक्वेटोरियल लाइन पे बेटा थीटा कितना लिखना है 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री हो गया तो रिजल्ट चेक करो, कॉस 90 जीरो, भैया ऊपर जीरो हो गया, ऊपर मल्टीप्लिकेशन में सब कुछ जीरो हो जाएगा, तो वी इक्वेटोरियल कितना आ जाएगा जीरो। तो वैसे ही तुम्हें बताया था कि वी इक्वेटोरियल इज इक्वल टू जीरो, तो हमने वैसे ही डिस्कस किया कि वी इक्वेटोरियल कितना होता है, इट इज इक्वल टू जीरो। ओके, एक और बात सुन लो फिर यहाँ पर। अगली बात ये है कि ये जो अपना डायपोल है इसमें इस वक्त अपना रिजल्ट पॉजिटिव आया है। ओके, अपना रिजल्ट क्या आ गया पॉजिटिव आ गया। अब तीसरी का बात डिस्कस कर लो, ध्यान से सुनना। ये डायपोल है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ओके बेटा, अगर अपना पॉइंट इस साइड पे है यानी पॉजिटिव वाली साइड पे है ये, तो ये थीटा बनेगा, ये आर था, ये डायपोल मोमेंट थीटा ये था, जैसा अपने केस में था ये थीटा था, पॉइंट इस साइड था। तो बेटा थीटा लेस देन 90 डिग्री है। लेस देन 90 डिग्री मतलब कॉस थीटा क्या रिजल्ट देगा पॉजिटिव देगा, यानी कि वी क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये अपना पॉइंट पॉजिटिव से ज़्यादा नज़दीक है, नेगेटिव से दूर है, तो रिजल्ट तो पॉजिटिव ही आना था, पॉजिटिव आएगा। लेकिन बेटा जी अगर ये डायपोल है, ये इक्वेटोरियल लाइन है, अपना पॉइंट इधर कहीं आ जाए और डायपोल मोमेंट तो इधर ही जाएगी ना, तब आर ऐसे बनेगा और ये एंगल थीटा ग्रेटर देन क्या आ जाएगा 90 आएगा। अब ग्रेटर देन 90 आने के कारण देखो कॉस 90 है, सॉरी कॉस 90 से ऊपर चले जाएगा तो कॉस थीटा कैसा रिजल्ट देने लग जाएगा हमें, इट विल स्टार्ट गिविंग नेगेटिव रिजल्ट। समझो, अगर कॉस थीटा ने नेगेटिव रिजल्ट दे दिया तो वी भी क्या आ जाएगा नेगेटिव आएगा। अब वो तो आना ही था, क्योंकि अगर अपना पॉइंट नेगेटिव वाले साइड पे चले गया, मतलब इस लाइन के इधर चले गया, तो मतलब नेगेटिव के करीब है, तो एंगल बड़ा हो गया, उससे भी नेगेटिव आ रहा है, और वैसे भी पता ही है कि हम नेगेटिव के पास ज़्यादा है तो नेट पोटेंशियल नेगेटिव आएगा। अगर हमारा पॉइंट इस साइड पर है यानी एंगल पॉजिटिव है, सॉरी लेस देन 90 डिग्री है, तो कॉस वैल्यू पॉजिटिव देगा, वैसे भी पता ही है कि पॉजिटिव से ज़्यादा चलेगी तो रिजल्ट कैसा आएगा पॉजिटिव आएगा। ओके, सारी बातों को ध्यान से देखो, सारे निकाल दिए, एक्सियल लाइन पे भी निकाल लिया, इक्वेटोरियल लाइन पे निकाल लिया, एनी पॉइंट पे भी निकाल लिया, जरूरी चीज़ें हैं, रिजल्ट्स काम आएंगे। ओके, डेरिवेशन तो चलो है ही ये काम की, बाकी बाद में देखते हैं। ओके, यहाँ तक करके रखो, थैंक यू। ओके बेटा जी, तो इलेक्ट्रिक डायपोल अपना चल ही रहा है यार, फील्ड कर लिया, पोटेंशियल कर लिया, अगला भी टॉपिक अब निपटा ही देते हैं, काम खत्म करो। तो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, फिर लिखो कि इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ external electric field. Next thing is electric dipole placed in an external electric field. ध्यान से देखना भाई, अब एक इलेक्ट्रिक डायपोल अपना, अगर इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो ये कैसे बिहेव करेगा। देखो जी, मान लेते हैं उसमें ना टॉर्क लगेगी, अभी हम डिस्कस करेंगे, तो हेडिंग पहले डाल देते हैं, कई बार ना ये हेडिंग के हिसाब से आ जाता है, तो इसकी सब हेडिंग हमने डाल दी, इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उस पर बेसिकली भी दिखाते हैं, टॉर्क लगेगी, तो हम हेडिंग भी पहले डाल देते हैं। कई बार हेडिंग लिखी होती है टॉर्क experienced by an electric dipole when placed in external electric field। ठीक है जी, external electric field।
अच्छा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देना। इजी है, इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं होता कि मुश्किल है, इंपॉर्टेंट है, रहेगा इजी, वो ध्यान से देख लेना। हमने फिर वही पहली वाली बात लेट अस कंसिडर वाली, तो लेट अस कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल is placed in a uniform electric field as shown in figure। तो ये है जी आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें एक इलेक्ट्रिक डायपोल पड़ा है, नेगेटिव नीचे रखना है, पॉजिटिव ऊपर रखना है। ये इसकी डायपोल मोमेंट है, ओके। ये चार्ज क्यू है, ये वाला भी चार्ज क्यू है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डायपोल पड़ा है, चेक करते हैं इस पर क्या क्या होता है। डायपोल मोमेंट अलोंग द लेंथ होती है, टोटल डिस्टेंस इसका आपको पता ही है, डायपोल का 2a ले लेना आपने, ओके। टोटल डिस्टेंस 2a ले लिया। अब यहाँ पे और क्या गिवन है हमें, हमें और गिवन है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो गिवन ही है, ये रही, ओके। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी गिवन ही है, ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो गई, ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन साफ साफ दिख रही है, इनके बीच का एंगल गिवन है हमें, थीटा। तो गिवन में हो गया डायपोल चार्जेस प्लस माइनस क्यू, डायपोल मोमेंट 2 इंटू क्यू इंटू ए, थीटा भी गिवन है, एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई, यानी ये हो गया एंगल बिटवीन, मतलब ये गिवन वाली चीजें लिख देते होते हैं, ओके जी। अब होगा क्या, होगा ये कि डायपोल के पास चार्जेस है ना भाई, तो चार्ज को किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो तो उस पर फोर्स लगता है Q इंटू ई, तो इस पर भी लगेगा क्यू ई, इस पर भी लगेगा क्यू ई। अच्छा अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर जो भी फोर्स लगता है वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता होता है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं Q इंटू ई। अगर नेगेटिव चार्ज है तो उस पर, अच्छा मैग्नीट्यूड तो सेम ही है दोनों का, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम ही है, तो इस पर कितना लगेगा क्यू ई, ये इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगेगा। तो क्या देखते हैं हम कि डायपोल के दोनों एंड पर फोर्सेस लग रहे हैं जो कि मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन में ऑपोजिट है। लिख लो कि एज शोन both ends of the dipole experience force QE, okay, in the directions shown, ओके जी। अब आप सिचुएशन बिल्कुल समझ पा रहे होगे यार, ये एक ही चीज है, कंबाइंड सिस्टम है। अब इस कंबाइंड सिस्टम में लेंथ वाइज है, अगर इसके दोनों एंड पे जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे हैं अगर लग जाएं तो इतना तो यार क्लियर ही होगा आपको कि इन दोनों फोर्सेस के कारण ये क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है, रोटेट, समझो बात को, दोनों एंड पे फोर्स लगाओगे तो रोटेट करेगा ही ऐसे ही। रोटेट करने का मतलब है इस पे क्या लगेगी, एक टॉर्क लग जाएगी, टॉर्क, और हमने वही टॉर्क क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। सो एज शोन इन फिगर बोथ एंड्स ऑफ द डायपोल एक्सपीरियंस फोर्स QE इन द डायरेक्शन शोन एंड फ्रॉम द सिचुएशन it is quite clear that under the combined effect of the forces, the dipole
will experience a torque the dipole will experience a torque। इस पे क्या लगेगी, एक टॉर्क लग जाएगी विच कैन बी, अब छोटी बातें हैं, पहले वाली बातें उनसे मिला मिलो के रिजल्ट निकलेंगे, विच कैन बी ऑब्टेन्ड एज, बेटा पूरा खोल के करा रहा हूँ टॉपिक को, शॉर्ट में नहीं करा रहा। ओके, तो डेरिवेशन डेरिवेशन जो भी एग्जाम के हिसाब से अपना बढ़िया से नोट्स वोट्स बना लेना। विच कैन बी ऑब्टेन्ड एज, हाँ जी बेटा। अब जो टॉर्क होती है, पता होगा आपको कि टॉर्क का जो बेसिक फार्मूला है, सबसे बेसिक वाला क्या होता है कि टॉर्क इज इक्वल टू, कई फार्मूला, लेकिन यहां पे क्या लगेगा, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। ओके जी। अब इस हिसाब से टॉर्क का फार्मूला क्या जानेगा, आइदर फोर्स, ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है, हमने सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लेना होता है, आइदर दोनों में से कोई एक ले लिया, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। अब चेक कर लो यार, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनके बीच में ये आ रहा है, एक फोर्स इधर एक दो फोर्स इधर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बनेगा, इसको मैंने डी मान लिया। ओके, अब फिगर से चेक करना, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितनी है डी, हाइपोटेन्यूज कितनी है 2a, यहीं से बना लो d इक्वल टू आ गया 2a साइन थीटा, एंड आई विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, तो d इज इक्वल टू आ गया 2a साइन थीटा, तो d की जगह क्या भर देंगे 2a साइन थीटा, और ये 2qa, तो बहुत बार लिख दिया यार, किसके इक्वल आएगा p के, e बच गया, साइन थीटा मतलब टॉर्क इक्वल टू आ गया पी ई साइन थीटा। यार ये रिजल्ट है, कुछ नहीं है। ओके, पी साइन थीटा। अब अगली बात यार, यहां पर पी भी वेक्टर है, डायपोल मोमेंट ई भी वेक्टर है, और थीटा दोनों के बीच का एंगल है, पी एक वेक्टर है ई एक वेक्टर है, थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है, तो थोड़ा क्रॉस प्रोडक्ट के रूल के हिसाब से हम देखें तो इसको हम P क्रॉस E के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, तो टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा या फिर P क्रॉस E। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट से पता लगा कि जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा, फिर वेक्टर ही आ जाएगा। अब क्रॉस प्रोडक्ट का रूल कहता है कि अगर भाई ए क्रॉस बी लिखा है, ए भी एक वेक्टर है बी वेक्टर है, तो फिर उसका जो रिजल्ट आएगा सी, वो भी क्या होना चाहिए, वेक्टर होना चाहिए। तो सिंपल सी बात, यहाँ पे टॉर्क इक्वल टू पी क्रॉस ई तो आ गया, ये रिजल्ट है, ठीक है, याद करो इसको। बट टॉर्क बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी have some direction also। ओके जी, एंड दैट डायरेक्शन कैन बी ऑब्टेन, क्रॉस प्रोडक्ट है ना, तो डायरेक्शन ऑफ जो टॉर्क है, पहली बात डायरेक्शन ऑफ टॉर्क के लिए जो पहली वाली बात है वो ये है कि जो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क होगी इट विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ P एंड E। पहली बात, इट विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ P एंड E, और जो दूसरी बात होगी, पहली बात तो ये होगी इट विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ P एंड E, और जो अनदर थिंग होगी सेकेंड वन, कि एक्चुअल डायरेक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। जो एक्चुअल डायरेक्शन है, फिर आपको पुरानी बातों की जरूरत पड़ेगी, कैसे ऑब्टेन कर लोगे, यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। ओके जी, सो एक बार फिर से थोड़ी डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। अगर मैं डायरेक्शन की बात करता हूँ थोड़ी सी फिर से, और
तो बेटा बात चल रही है टॉर्क किसके इक्वल, P क्रॉस E। तो ध्यान देना बेटा, अगर ये E है और ये किसकी डायरेक्शन थी, P की, तो बेटा P क्रॉस E, P से E की तरफ आप राइट हैंड की क्या करोगे, उंगलियां रोटेट करोगे। अब P से E जाते हुए अब करके देख सकते हो कि जो थंब है वो किस तरफ जा रहा है। अगर P से E करोगे तो थंब किधर जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा ना। तो P से E करते वक्त अगर थंब गया डाउनवर्ड, चेक करना, P से E उंगलियों को राइट हैंड थंब रूल लगा के घुमाते हुए डाउनवर्ड जाएगा तो ये डाउनवर्ड हो जाएगी। ओके जी, डाउनवर्ड आ रही है इस केस में। तो अगर P इधर हो जाए, E इधर हो जाए, तो करना तो P क्रॉस E है ना। तो अगर इसको ऐसे रोटेट करोगे, ऐसे P से E की ओर, तो थंब किधर आएगा, ऊपर की ओर आएगा। ओके, तो P से E की ओर क्रॉस किया तो थंब ऊपर की ओर आएगा, तो ये क्या आ जाएगा, अपवर्ड हो जाएगी। बाकी अब करके देखना। ओके, बाकी इसको करके देखना, डायरेक्शन होती है अपवर्ड डाउनवर्ड। ये भी याद रखना है कि परपेंडिकुलर टू बोथ P एंड E होएगी। ओके, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी दिखाने ढंग से, इसलिए स्पेशल वीडियो बनाएंगे। ओके, अब यहाँ पे नोट डालो, वो नोट में कुछ स्पेशल बातें। स्पेशल बातें ये कि नोट में पहला केस कि अगर बेटा थीटा 0 डिग्री चल रहा हो। ओके, दूसरा केस अगर थीटा 180 डिग्री चल रहा हो। तीसरा केस डिस्कस करेंगे, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक और देख लेंगे, इफ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो देखते क्या क्या आएगी। अब बेटा थीटा 0 का मतलब जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है डायपोल मूवमेंट उधर होनी चाहिए, यानी माइनस इधर रखेंगे प्लस इधर रखेंगे, डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 0। 180 डिग्री का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो बेटा राइट साइड है, लेकिन डायपोल मूवमेंट लेफ्ट साइड होनी चाहिए। ओके, 90 डिग्री तो सिंपल है, नेगेटिव नीचे रखूंगा प्लस ऊपर रखूंगा, डायपोल मूवमेंट ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। इसमें थोड़ा हमने डायपोल को कुछ ऐसे रखा कि एंगल कितना आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच में 30 डिग्री। यार चेक करो, टॉर्क की एक्सप्रेशन है पी ई साइन थीटा, मैग्नीट्यूड में टॉर्क किसके इक्वल है, पी ई साइन थीटा। इफ इट इज पी ई साइन थीटा, इफ इट इज पी ई साइन थीटा, तो थोड़ा ध्यान से देखो, इन दिस केस टॉर्क कितनी आ गई, पी ई साइन 0, एंगल 0 है ना, 0 आ गई। थोड़ा सुनना ध्यान से, यानी अगर डायपोल बिल्कुल पैरेलल पड़ा हो ना, पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो उसमें बिल्कुल टॉर्क नहीं लगनी है, टॉर्क बिल्कुल क्या आ जानी है, 0 आ जानी है। टॉर्क विल बी इक्वल टू 0। अगली बात देख लो, 180 डिग्री, पी ई साइन 180, साइन 180 फिर 0 होता है। तो सेकेंड केस में भी टॉर्क क्या आ जानी है, 0 आ जानी है, लगेगी नहीं। 90 डिग्री साइन 91 होता है, इस केस में टॉर्क इक्वल टू पी ई आ जानी है। बेटा ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं लगती, इससे ज़्यादा हद टॉर्क है ये, इट इज़ द हद टॉर्क। इस केस में चेक कर लो, टॉर्क इक्वल टू
पी ई साइन 30, साइन 30 1/2 होता है, ये आ जाएगी पी ई बाई 2, इट इज हाफ ऑफ द हद टॉर्क। पी ई हद टॉर्क है मैक्सिमम एंड इट इज हाफ ऑफ द हद टॉर्क। ओके जी, हाफ। ध्यान देना बेटा, इस सिचुएशन में टॉर्क लगी ही नहीं, क्यों? क्योंकि इस पे एक फोर्स इधर को लगा, एक फोर्स इधर को लगा, दोनों ने एक दूसरे को क्या कर देना, कैंसिल ही कर देना। अब इस सिचुएशन में टॉर्क लगी नहीं, इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम। और कौन सा वाला? ये स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब ये स्टेबल क्यों है वो भी डिस्कस करवाते हैं, अभी फिलहाल याद रखो, इसको कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा, टॉर्क तो इसमें भी 0 है, इस पॉजिटिव वाले पे इधर फोर्स लग रहा है, इस नेगेटिव वाले पे बेटा इधर फोर्स लग रहा है, ऑपोजिट टू द फील्ड। दोनों फोर्सेज क्यू ई कैंसिल हो जाएंगे, टॉर्क तो अभी भी क्या आएगी, 0 ही आएगी। अब इस सिचुएशन को कहते हैं फिर इक्विलिब्रियम है, तो ये भी इक्विलिब्रियम, 0 टॉर्क है ना, इक्विलिब्रियम। लेकिन इसको कहेंगे हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये तो चलो मैक्स टॉर्क है और ये हाफ ऑफ द मैक्सिमम। अच्छा, ये जानबूझ के ये वाला केस कराया, कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि कितने एंगल पे हाफ ऑफ द मैक्सिमम लगेगी। अब आप कहते हो यार 0 पे, एंगल 0 पे 0 लग रही थी, एंगल 90 पे मैक्सिमम लग रही थी, तो 45 पे कई बार कंफ्यूजन होती है बच्चे को, क्या लगनी चाहिए, हाफ ऑफ द मैक्सिमम। लेकिन 45 पे नहीं लगती यार हाफ ऑफ द मैक्सिमम, वो फार्मूले के हिसाब से देखो, ये लगती है 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे हाफ ऑफ द मैक्सिमम लगती है। ओके जी। अब यहाँ पे यार एक पॉइंट आपका स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाला आ रहा था, उसको थोड़ा ध्यान से देखना कि इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों कहते हैं और इस सिचुएशन को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों कहते हैं। ये नोट्स बना लो अपने बढ़िया से, खत्म हो गया। तो एक स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट जो है वो अलग से समझा देता हूँ, इसके नोट्स अपने प्रिपेयर कर लेना वीडियो दोबारा देखकर। तो स्टेबल अनस्टेबल के लिए नया पेज ले लेते हैं। तो हमने डिस्कस करना है स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों कहते हैं, ध्यान देना जी। व्हाई इट इज कॉल्ड स्टेबल एंड अनस्टेबल। बेटा स्टेबल मतलब अगर मैं इक्विलिब्रियम शिफ्ट करूं, हिलाऊं, तो वापस अपना इक्विलिब्रियम अटेन करने की अगर कोशिश हो रही है तो वो स्टेबल हो गया, और अगर नहीं हो रही है बल्कि वो और दूर जा रहा है तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। ध्यान देना, फर्स्ट केस में, 0 वाले केस में ये फील्ड है, ओके, इसमें आपने डायपोल रखा था, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इस पे एक फोर्स इधर को लग रहा है जी, ये फोर्स इधर को लग रहा है जी। अगर मैं इसको इस वक्त ये इक्विलिब्रियम में, अगर इसको छेड़ दें यार, इसको हिला दें, ऐसे हो जाएंगे। अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये तो पोजीशन थी, मैंने हिला दी, मूव कर दी। अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में बेटा इस एंड पर पॉजिटिव यहाँ है ना, फोर्स इधर को लगेगा, और इस एंड पर नेगेटिव यहाँ कर दिया ना मैंने, इधर लगेगा। अब देखो जरा, अगर फोर्सेस कुछ ऐसे लगते हैं जैसे शो हो रहे हैं, तो इस पर टॉर्क लगेगी, टॉर्क आप देख सकते हो इस टाइप की लगेगी, और ये टॉर्क इसको वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने की कोशिश कर रही है। देखो ये इधर से ऐसे जा रहा है, तो इसको ये वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने की कोशिश कर रहा है। पॉइंट क्लियर होगा कि ये जो इस पे टॉर्क लग रही है, ये इसको वापस ऐसे इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने की कोशिश करेगी, इसलिए इसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। कि इक्विलिब्रियम छेड़ दिया आपने, हिला दिया, वो वापस आएगा। अच्छा, अब दूसरा केस देख लो। अब ये सिचुएशन थी, 1 2 3 4, यूनिफॉर्म क्या बना दिया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया,
अब हमारा डायपोल, इसमें कुछ ऐसे बढ़ा हुआ है, मान लो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, डायपोल मोमेंट इस तरफ है, यानी थीटा 180 डिग्री वाला केस चल रहा है। चलो थीटा 180 डिग्री वाला क्या चल रहा है जी, केस चल रहा है। नाउ इस पे बेटा फोर्स जो लग रहा है क्यू ई, वो किधर लगेगा, वो लगेगा इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ये लगा क्यू ई, इस पे लगेगा इधर क्यू ई। ओके, अब जब तक तो ये सीधा पड़ा है बिल्कुल, तब तक तो ठीक है, स्टेबल रहेगा। लेकिन अगर पिछली बार की तरह मैंने इसको शिफ्ट कर दिया, ये ऐसे हो गया। अब ध्यान से सुनना, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अब प्लस मैंने ऐसे हिला दिया ना इसको, इस पे फोर्स इधर लगेगा, नेगेटिव वाले पे इधर लगेगा। अब आप चेक करो कि ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये ऐसे टॉर्क लगाएंगे इस पे, ओवरऑल जो टॉर्क लगेगी, जो मैंने शो किया ऐसे लगेगी। जब ये टॉर्क लगेगी तो मैंने तो इसको यहां से हिलाया था, ये वापस नहीं आएगा, ये टॉर्क इसको और दूर घुमाकर ले जाएगी, यानी इसका इक्विलिब्रियम शिफ्ट करोगे तो वो वापस आएगा अपनी पोजीशन पर। इसका इक्विलिब्रियम शिफ्ट करोगे तो अपनी पोजीशन पे सेकंड वाले केस में वापस आने की बजाय और दूर भाग जाएगा, वो वापस आने की बजाय अपनी पोजीशन में और दूर भाग जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसलिए इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ओके जी, तो यार यहीं पे क्लोज करते हैं। चलो अभी तो टॉर्क कर लिया आपने, टॉर्क कितनी लगी, पीई साइन थीटा। नेक्स्ट टॉपिक में इसको थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा यहाँ तक अभी करके रखो, ठीक है, रिवाइज करो। आज काम खींच दिया वैसे हमने थोड़ा। ओके जी, थैंक यू जी।